गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज को समझ लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आप पीने के लिए पानी का यूज़ करते हो, फूड यूज़ करते हो खाना खाने के लिए, या ट्रैवलिंग के लिए आप कोई भी बस कार स्कूटर बाइक जो भी आप यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी क्या है, रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हो, जैसे कि आप कोई भी मोबाइल कोई भी टेलीफोन यूज़ कर रहे हो किसी से बात करने के लिए, वो सारे भी क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारी डेली लाइफ में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले गेट गोइंग में पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करती हैं वो सारी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, व्हीकल, ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज। अब ये तो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत लग्जीरियस होती हैं, हालांकि उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास पैसा है तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो भी हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब जैसे इसमें है वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, मीन्स ऑफ ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सब की सब चीज़ें हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज। मेन जो पर्पस है इनका कि आपको उनकी कितनी ज़रूरत है वो बताता है कि उस चीज़ की आपके लिए क्या वैल्यू है। जैसे सपोज आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, आपको पानी चाहिए, उस टाइम पे अगर पानी आपको कोई 10 रुपये का एक गिलास देगा या 20 रुपये का एक गिलास देगा तो भी आप ले लो, क्योंकि उस टाइम आपको पानी की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आपको प्यास नहीं है तो वो पानी आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा, तो उसको आप शायद 2 रुपये में भी ना खरीदो। तो डिपेंड करता है कि आपको उसकी कितनी नीड है, उसके लिए उतनी ही वैल्यू आपके लिए बढ़ जाती है। अब ये सारी नॉर्मल रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ है इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी होती है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे जिनको खरीदा या बेचा जाता है। सपोज करो आपके पास एक कपड़ा है, आपने उस कपड़े को खरीदा है, ड्रेस लेके आते हो, ड्रेस आपने खरीदी है। अब ड्रेस जिससे ली है आपने, उस पर्सन ने भी किसी और से ली होगी, और जिसने उस ड्रेस को बनाया है उसने कहीं ना कहीं से क्लोथ अरेंज किया होगा। पहले नॉर्मल कपड़ा लिया होगा, उसके बाद उसको चेंज किया होगा, उसको एक रेडीमेड क्लोथ बनाया है, शर्ट बनाई है, और उसके बाद वो आप तक पहुंचे है। तो उसकी क्या होगी, एक इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, उस वो एक रिसोर्स है और उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है। सभी रिसोर्सेज की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। अब डिपेंड करता है कि कौन पर्सन उसको किस तरीके से यूज़ करता है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजेबल होती हैं उनकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, और जो रिसोर्सेज बहुत कम यूज़ होते हैं उनकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। अब उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे डीपली। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज के 3 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड थर्ड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर से मिलते हैं वही रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें हमारे के लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एयर, वाटर, सॉइल, सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स आपको पाए जाते हैं, मिलते हैं, वो सारी चीज़ें भी क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जो भी हमें नेचर से मिला है। पानी, जो चाहे वो रिवर का पानी हो, ओशियन का पानी हो, या किसी लेक का पानी, वो भी हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर ने दिया है। ना तो हमने उसको बनाया है और ना किसी और ने उसको बनाया है, हमें नेचर से वो चीज़ मिली है, वो क्या होगी हमारे लिए, नेचुरल रिसोर्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एक पर्सन जो अपनी बहुत स्किल के कारण या बहुत ज़्यादा नॉलेज के कारण सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल होता है, उस पर्सन को हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कोई भी साइंटिस्ट है, या कोई भी इंजीनियर है, या कोई भी टीचर है, जो एक सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल है और उस सोसाइटी को कुछ नया देता है। जैसे कि सपोज आप सभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अभी, और वो मोबाइल जिस पर्सन ने बनाया है वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, जिसने अपनी न्यू टेक्नोलॉजी देके सोसाइटी को कुछ नया दिया है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये आपको क्लियर ही होगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो ह्यूमन बनाता है वो सारे रिसोर्सेज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, ट्रैवलिंग के लिए कोई भी आप बाइक है, कार है, स्कूटर, एरोप्लेन, ये सारे क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ब्रिज है, ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि उसको किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। अभी इन तीनों को हम, इन 3 टाइप्स को हम दोबारा से थोड़ा डीपली रीड आउट करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसोर्सेज, डू यू नो में हम देखते हैं रिसोर्सेज
आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जो हमें एग्रीकल्चर में मिलता है। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे कि क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप ग्रो की गई है वो एग्रीकल्चर में आती है, चाहे आपका वीट हो, मेज हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। इसके अलावा कुछ होते हैं हमारे एनर्जी रिसोर्सेज, जिससे एनर्जी मिलती है, जैसे कि पेट्रोलियम। अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो आपको पेट्रोल की नीड होगी, उसके अंदर आप पानी नहीं डाल सकते। पेट्रोल से क्या होगा, आपकी गाड़ी को, आपकी बाइक को या आपकी कार को एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से वो चलेगी। या फिर कॉयल या नेचुरल गैस, ये तीनों चीज़ें क्या है, हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ओके, अब फर्स्ट था हमारा नेचुरल रिसोर्स, हम उसी की बात करते हैं। सेम नॉर्मल जो हमें नेचर से मिलता है वो हमारा होता है नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। जो भी हमें नेचर से मिला है वो सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हम ब्रेथ के लिए जो हम एयर लेते हैं वो नेचुरल है। वाटर जो हमें रिवर या लेक से मिलता है वो भी नेचुरल है। सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कॉयल है, जिंक है, या आपका गोल्ड है, गोल्ड माइनिंग होती है। ये सारी चीज़ें क्या, हमारे मिनरल्स जो हमें नेचर से मिले, हम उसको बना नहीं सकते, और आल नेचुरल रिसोर्सेज। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उनका डायरेक्ट यूज़ करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या अपने टूल्स का यूज़ करके उसको हम वेस्टेज बहुत कम या ना के बराबर वेस्टेज करके हम उसको यूज़ करते हैं। इनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो होते हैं जो हम यूं के यूं यूज़ करते हैं, वो कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड जैसा आपको मिलता है उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज करके कि आपने कुछ मिक्सिंग की है और उसको आप डायरेक्ट यूज़ कर लेते हो। कॉयल है, उसको भी हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर से पेट्रोल अलग निकाला जाता है, फिर कॉयल, फिर गैस वगैरह अलग निकाली जाती है, उनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। नेचुरल रिसोर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन किया गया है लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, कि उनकी डेवलपमेंट कैसी हुई है, उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, वो हमें कहाँ से मिले हैं, या उनका स्टॉक कितना है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की जाती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। अगर हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो रिसोर्सेज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्स कौन से होते हैं, अगर हम एक्चुअल रिसोर्स की बात करें, वो रिसोर्सेज जिसको आप राइट नाउ यूज़ कर रहे हैं हम सभी, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमको पता है, वो रिसोर्सेज सारे क्या होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मिनरल डिपॉजिट इन मध्य प्रदेश इंडिया, इंडिया के अंदर जो मिनरल डिपॉजिट हुआ है मध्य प्रदेश में, उसको आप राइट नाउ यूज़ कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी आपको पता है। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया सब बहुत फेमस है, वहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी उनको पता है, वो हमारे होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज जिनका हमें पता है। अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लें तो हम सोलर एनर्जी का एग्जांपल ले सकते हैं। सोलर एनर्जी अभी हमारे लिए क्या है, एक एक्चुअल रिसोर्स है। वाटर एनर्जी क्या है, एक एक्चुअल रिसोर्स है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्चुअल हैं जिनका हम अभी यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप थी वो थी पोटेंशियल रिसोर्स। अगर हम पोटेंशियल रिसोर्स की बात करें तो पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमको पता नहीं है, बट उनकी पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी जनरेट कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कुछ रिवर पे जनरेट कर रहे हैं, अगर हम किसी भी रिवर पे जनरेट करना चाहें तो वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डैम वगैरह बना के वहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारी क्या पोटेंशियल रिसोर्स की इन फ्यूचर आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी उसका यूज़ नहीं हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का अगर एग्जांपल हम लें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी ये, सॉरी पोटेंशियल रिसोर्स था ये 50 ईयर्स अगो। यानी कि अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो सोलर एनर्जी हमारे लिए सिर्फ एक पोटेंशियल रिसोर्स था। हम सोचते थे कि हाँ हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, बट नाउ अभी जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, एक एक्चुअल रिसोर्स है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। ये था हमारा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम एक और पॉइंट से लेते हैं स्टेज ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, कि वो कहाँ से बने हैं, किस तरीके से वो निकले, तो उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज टू टाइप्स के ही हैं सेम, अबायोटिक एंड बायोटिक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अबायोटिक। अबायोटिक क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग के थ्रू, मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिया कि नॉन लिविंग थिंग जो कि जैसे फ्रेश एयर है, लैंड है, या हैवी मेटल कोई भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे रिसोर्सेज ही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है वो है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग थिंग से हमें मिले हुए होते हैं।
या हमें बायोस्फीयर में मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कॉयल, गैस, ये सारी चीज़ें क्या है, कभी ना कभी तो जिंदा थे, पेड़ वगैरह, अर्थक्वेक आया और ये सारे जो फॉरेस्ट वगैरह हैं ये उसमें दब गए, और 1000 ईयर्स के प्रोसेस के बाद ये फॉसिल फ्यूल या पेट्रोलियम, कॉयल या गैस एक्सेट्रा में चेंज हो गए और आज हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज ही हैं। अब ये जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं ये लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं, और जो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप से और कैटेगराइज किया गया है, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम अगर वर्ड के अकॉर्डिंग जाए तो रिन्यूएबल क्या होता है, जिनको आप दोबारा से रिन्यू कर सकते हो, एक बार यूज़ करने के बाद थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद आप उन चीज़ों को दोबारा यूज़ करते हो, तो वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनका आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, अगर एक आप बार आपने उसका यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स, हम रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करेंगे, वो रिसोर्सेज जो अपने आप को थोड़े टाइम पीरियड के साथ साथ अपने आप से बना लेते हैं, वो होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम ऑब्टेन करते हैं मैकेनिकली, फिजिकली और केमिकली, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेज। अब उनके सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको मैकेनिकल कैसे, अगर आप विंड एनर्जी को लेंगे तो किसी मशीन के थ्रू विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकली। फिजिकली कोई भी ट्री हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, केमिकली उन्हीं ट्रीज को कट करके उनके अंदर कुछ केमिकल मिला के उनकी मेडिसिन बनाई जा सकती है। तो वो सारे रिसोर्सेज कैसे होते हैं, मैकेनिकल या तो फिजिकल या फिर केमिकली, उनको सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिन्यू होंगे। उसके साथ साथ उनकी यूटिलाइज कैसे किया जाता है। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्स को भी केयरलेसली यूज़ करेंगे, विदाउट एनी प्लानिंग अगर हम उनको यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उनके भी ख़त्म होने की संभावना हो जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आप कट करना शुरू करें तो वन डे में, 2 डे में या 1 वीक में कंप्लीट फॉरेस्ट काटा जा सकता है, बहुत सारे लोग लग के। लेकिन एक फॉरेस्ट को अगर बनाना हो तो 100 ईयर्स तक इजीली लग जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, फ्रेश वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, बट इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आप प्लानिंग के साथ इनको यूज़ नहीं करते हो तो इनके भी ख़त्म होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे यहाँ बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनको हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनको बनाने में बहुत टाइम लगा होता है, 100 या 1000 ईयर्स तक लग जाते हैं उनको बनाने में, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हालांकि प्रोड्यूस ये भी किए जा सकते हैं, बनते ये भी हैं, बट इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेट होता है। अगर आप इनको एक बार यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद ख़त्म, लेकिन इनको बनने में शायद 1000 ईयर्स तक लग जाते हैं। जैसे कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जब कोई फॉरेस्ट या फिर कोई भी बड़ी सोसाइटी या बड़ी कंट्री अर्थक्वेक के कारण ज़मीन के अंदर धंस जाए, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बनती हैं 1000 ईयर्स के बाद, ज़मीन के प्रेशर से, अर्थ के प्रेशर से, अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण ये चीज़ें बनती हैं। और ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे भी होते हैं जो हमें हर जगह मिल जाते हैं, जैसे कि एयर, सन, वाटर, ये सारी चीज़ें हमें हर जगह इजीली मिल जाते हैं। इनको हम बोलते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही मिलते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, और इनको हम बोलते हैं लोकलाइज रिसोर्सेज, यानी कि जो आपको हर जगह इजीली मिल जाएं, जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर, ये हमारे होंगे यूबिक्विटस। और जो आपको किसी स्पेसिफिक प्लेस पे ही मिले उनको हम बोलेंगे लोकलाइज रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन जो एक एज अ रिसोर्स हम जिसका यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी जो सोसाइटी के लिए बहुत यूज़फुल होता है। जैसे हम कोई भी साइंटिस्ट, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई भी साइंटिस्ट जो अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो कोई भी ऐसी नई चीज़ बनाता है जो सोसाइटी के लिए बहुत यूज़फुल होती है, वो हमेशा यूज़ करते हैं। वो पर्सन क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। उसके अंदर कुछ स्किल डिफरेंट है, नॉलेज उसकी अच्छी है, या एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो बाकी लोगों से अलग होता है और उसको एज ए रिसोर्स यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट पर्सन होता है जो उस कंपनी के लिए रिसोर्स होता है। या जैसे हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सभी टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, और वो सारे अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो वो भी स्कूल के लिए टीचर्स क्या होंगे, रिसोर्सेज ही होंगे, जो उनको कुछ डिफरेंट दे रहे हैं।
ह्यूमन बींग्स दैमसेल्व आर ए प्रीशियस रिसोर्स। हर एक पर्सन अपने लिए बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या स्किल है। अगर आपके अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है, ये एक इसका पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, कि आपको स्टडी करवाई जा रही है, आपको हर चीज़ सिखाई जा रही है, और उसके बाद आप इन फ्यूचर सोसाइटी के लिए कुछ यूजफुल करते हैं, तो आप भी क्या होंगे, एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। यहाँ हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, हम एक दो एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे। सपोज आप सभी स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डांसिंग बहुत पसंद है, डांसिंग उनको आती भी है, स्टिल उनको डांस आता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं उस डांस को सीखने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्किल के अंदर कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं और परफेक्ट बनना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, या जिनके गेम्स की अगर हम बात करें तो स्केटिंग बहुत अच्छी है, या बैट बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, वो उसके बावजूद स्टिल वो सीखने जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी एकेडमी में वो सीखने जाते हैं, बिकॉज वो अपनी उस स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स ऑफ ह्यूमन फॉर डेवलपिंग बेटर रिसोर्स। बेटर रिसोर्स में अपने आप को चेंज करने के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। यहाँ हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप सभी स्कूल में आते हैं, आप सभी के अंदर अलग अलग स्किल्स हैं, और स्कूल में आपको हर स्किल के अलग अलग टीचर मिलते हैं। आप स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और सीखने के बाद अपनी स्किल को बेटर करते हैं, और बेटर करने के बाद इन फ्यूचर आप सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, कोई डांसर, कोई सिंगर। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होंगे, हमारे ह्यूमन रिसोर्स। इन फ्यूचर अगर आपके अंदर ये सारी स्किल सेट हो जाएंगी, या आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, अपने अंदर कोई भी एक स्किल को बेस्ट कर लेते हो, तो आप इन फ्यूचर हमारी सोसाइटी के लिए क्या होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होंगे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की, कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमने अभी पढ़ा भी था, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है, या ह्यूमन जिन रिसोर्सेज को बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स हम नेचर से जो प्राप्त करते हैं, या नेचर से जो रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, वो डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, और उसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंज करने पड़ते हैं, जिसके बाद हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बहुत सारे चेंज उनके अंदर करके, अगर हमें अर्थ से मिलता है, कोल को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो अलग अलग प्रोसेस में हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, या कोल का हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, कहीं पर डैम बनाने के लिए, या आप आयरन जो आपको इससे मिलता है, अर्थ से मिलता है, उस आयरन में बहुत सारे चेंजेस करके आप बिल्डिंग बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, रेलवेज बनाने के लिए, या रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, या कोई भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अगर हम बना रहे हैं, तो उसका जो मेन है, जो रॉ मटेरियल है, वो हमें नेचर से ही मिला है, लेकिन उस नेचर से मिले हुए रॉ मटेरियल में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके, बहुत सारे चेंजेस करके, और हमने उसको कुछ अलग तरीके से बना के, और हमने उससे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, या ह्यूमन ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि बिल्डिंग है, डैम, रेलवेज, एयरवेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर, या कोई भी ट्रैवलिंग या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि इन सारी चीज़ों को ह्यूमन ने बनाया है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, देखिए हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये सारे रिसोर्सेज इवन नहीं है, मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये सारे रिसोर्सेज अलग अलग जगह, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग क्वांटिटी में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन रिसोर्सेज का डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर पे, जैसे कि सॉइल है, या कोई भी रॉक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। जैसे अगर हम किसी कंट्री की बात करें, तो उस कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे सॉइल कैसी पाई जाती है, किस टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है, वो उसी टाइप के वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे अर्बन एरियाज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अर्बन एरियाज या अर्बनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। शहरीकरण में लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे रिसोर्सेज का, जिसके कारण वो रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे आसपास हम सारे ट्रैवलिंग के लिए अपने पर्सनल कार, बाइक या किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हम सभी अलग अलग तरीके से पेट्रोल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसकी जगह पे अगर हम कार पुलिंग यूज़ करें, यानी कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाना है 4 पर्सन को, तो इकट्ठे वो एक ही गाड़ी का यूज़ करें और सारे उस एक गाड़ी से ही चले जाएं, या हमें अगर पर्सनली जाना है या एक पर्सन को घर से जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा
पॉल्यूशन भी ना हो और जिससे ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज भी हमारे फिनिश ना हो। तो इन चीज़ों का हम यूज़, इन रिसोर्सेज को हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए विद प्लानिंग। हम प्लान करें पहले और उसके बाद ही इन रिसोर्सेज का यूज़ करें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हैं जो जिनको हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनका यूज़ बहुत जल्दी हम कर लेते हैं और उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसके साथ साथ अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे हम ट्रैवलिंग का यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और कंटिन्यूस करने के बाद इसमें हमें दो प्रॉब्लम होती हैं। एक तो पेट्रोल का तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता ही है, पेट्रोल को हम ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उससे निकलने वाली बहुत सारी गैसेज जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, वो सारी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाती हैं। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है, जिसकी गैसेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। और इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हो। जब भी आप अपने रूम के अंदर हो या आपको जब नीड हो तब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करो, तब लाइट जलाओ या फ़ैन चलाओ, या एसी आप रूम में है तो आप एसी चलाएं, या एक बार रूम ठंडा हो जाए तो उस एसी को आप बंद कर सकते हो। इससे हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। उन मेथड्स को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुक में लिखिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। मिनिमम 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको लिखना है। अब इसके लिए हमें पता है कि इन चीज़ों से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स भी लेने होंगे। जैसे कारपूलिंग मैंने आपको अभी बताया था कि एक पर्सन अगर एक स्ट्रीट से 2-3 पर्सन जा रहे हैं अलग अलग एक जगह, तो हो सकता है कि अगर वो एक जगह जा रहे हैं कुछ टाइम तक, कुछ दूरी तक एक जगह जा रहे हैं, तो कारपूलिंग कर सकते हैं। या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल पर्सन जा रहा है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकता है। कारपूलिंग होती है कि आप एक ही अगर स्ट्रीट से जा रहे हैं या आसपास के स्ट्रीट से जा रहे हैं, तो बजाय कि अलग अलग कार ले जाने के आप एक ही कार में जाएं, और इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और पेट्रोल का भी कम यूज़ होगा। उसके अलावा हम कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं या कुछ इंडस्ट्रीज़ को बता सकते हैं कि वो अपना वेस्ट एयर में ना छोड़े या वाटर में ना डाले, या सॉइल के अंदर उसको सॉइल पोल्यूट ना करे, सॉइल के अंदर उन चीज़ों को ना दबाए। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, कुछ गाइडलाइंस बनानी होंगी, और जो लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते उनसे इन गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जाए। लोगों को सोचना होगा कि डेवलपमेंट के नाम पे वो इन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें या इन रिसोर्सेज को ख़त्म ना करें। अब आपके सामने क्विक रिवीजन दी है, मैंने इसके आंसर्स इनके साथ साथ लिख दिए हैं, बट आप इनको एक बार देख लेंगे। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। इन दिस स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ये आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होंगे ये आपको बताना है। नेक्स्ट डैश डैश एंड डैश आर द 3 फैक्टर्स विच हेल्प इन्वेंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो ये आपको बताना होगा। स्किल, नॉलेज एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है कॉल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? कॉल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है या फॉल्स है? नेक्स्ट है मिनरल्स ऑब्टेन इन मध्य प्रदेश इज एन एक्सप्लॉइट ऑफ डैश रिसोर्सेज। जो मध्य प्रदेश में मिनरल्स डिपॉजिट किए जाते हैं वो कौन से रिसोर्सेज है, पोटेंशियल या एक्चुअल? उनमें आपको बताना है कि एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को अप बनाना, या हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको अच्छा बनाना, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि आप उन रिसोर्सेज को जितना यूज़ है उतना ही, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप उसको यूज़ करें और उसको कंजर्व करके रख दें फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये नहीं है कि आपको यूज़ थोड़ा बहुत है, उससे ज़्यादा आपने उसको बहुत यूज़ कर लिया। जैसे कि अगर हम बात करें घर पे, आप कपड़े वॉश करवा रहे हैं, कुछ भी है, आपने टैप खुला छोड़ दिया, चल रहा है, पानी बह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिल रहा है तो वो सबको मिल रहा है। आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखना है। जितना यूज़ हो आप उसको यूज़ करें पानी को, और उसके बाद उसको बंद करके रख सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके और हमारी अर्थ के लिए भी एक गुड लाइफ बनी रहे। इसलिए हमें उन रिसोर्सेज को जितना यूज़ है उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि इन फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ें मिले ही ना और हमारी फ्यूचर जनरेशन के अंदर बहुत पैनिक हो जाए या वो उन चीज़ों को यूज़ कर ही ना पाए।
या हम रिसोर्सेज की बात करें तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होती है कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको बहुत अच्छा या लग्जीरियस बना देना या इजी बना देना, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने डेवलपमेंट क्लियर हो गया। अब डेवलपमेंट करने के बाद जैसे कि कुछ पर्सन या कुछ साइंटिस्ट ने हमारे लिए ट्रैवलिंग के लिए कार बनाई, बाइक बनाई है, या रेलवेज बनाई है, या एयरवेज बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अब उसका हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, बजाय कि उसका ज़्यादा यूज़ होने के बावजूद या बहुत ज़्यादा नीड होने के बावजूद हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हमें नीड नहीं है उसके बावजूद हम नॉर्मल घूमने जा रहे हैं, बाइक का यूज़ कर रहे हैं या अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है कि इन फ्यूचर जनरेशन के लिए शायद पेट्रोल कम हो जाए। मान लीजिए हमने अभी एग्जाम्पल लिया था एक कार पुलिंग का, हमने कार पुलिंग का एग्जाम्पल लिया था। कार पुलिंग क्या है, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के लिए। कार पुलिंग, आप एक ही सोसाइटी से 10 स्टूडेंट्स आते हैं और सब अलग अलग आते हैं, कोई कार में आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है। तो अलग अलग आने की बजाय अगर आप लोग सारे एक साथ बात कर ले कि हाँ भाई 5 डेज उसके फादर मुझे छोड़, हम सबको छोड़ देंगे, 5 डेज उसके फादर हम सबको छोड़ देंगे, तो बजाय कि अलग अलग व्हीकल का यूज़ करने के, ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करने के, आप इकट्ठे एक ही स्कूल में आते हैं तो एक साथ भी आ सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पेट्रोल की बचत होगी और हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी नहीं होगा। अब उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी है। हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस की है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद हम सभी की, बहुत सारे बच्चों की हैबिट भी है कि प्रॉपर वो बाहर गए हैं, पूरे घर में लाइट जल रही है, बजाय कि अगर आपको यूज़ नहीं है या आप जिस रूम से बाहर निकले हैं उस रूम में कोई नहीं है, तो आप उस लाइट को या उस फैन को आप बंद करके रख सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर वो रिसोर्सेज बचे रहें या वो ख़त्म ना हो, फ्यूचर जनरेशन इसके लिए पैनिक ना हो। बहुत सारे गांव ऐसे भी होंगे, या फिर आप लोग कभी अगर अपने गांव जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि गांव में रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। अगर लाइट आती है तो शायद 2 या 4 आवर्स के लिए आती है, किसी किसी के यहाँ 10 आवर्स के लिए भी आ जाती है, लेकिन वहाँ रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, बजाय कि अर्बन एरियाज़ के या शहरों के। हमारे यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। तो हमें इनको बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए, या जब इनका यूज़ हो तभी हमें इनका यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे वाटर। अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, हमारे यहाँ वाटर बहुत है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को ख़राब करते हैं, वेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे आज तक लोगों को गांव में बहुत दूर दूर तक चल के जाना पड़ता है और वहाँ से उनको पानी लेके आना होता है, वो उसको बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं। इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनको संभाल के रखना चाहिए, और जितनी नीड हो उतना ही उसका यूज़ करो, उससे ज़्यादा हमें उस चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वाटर हो, या वो पेट्रोल हो, या कोई भी चीज़। काफ़ी सारे हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि हमारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, या माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग गोल्ड को बहुत निकाल रहे हैं या सिल्वर को बहुत निकाल रहे हैं, या पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, फॉरेस्ट लोगों ने ख़त्म ही कर दी हैं अपनी सेल्फिशनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मिलियंस ईयर्स लग जाएंगे इनको बनने में। इसीलिए हमें इनको बैलेंस करके चलना चाहिए। हमें साथ साथ एफोरेस्टेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। एफोरेस्टेशन की आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को ग्रो करें। अगर आपने एक पेड़ कट किया है या आपको काटना पड़ रहा, तो उसकी जगह 2 पेड़ आप और लगाएं, क्योंकि उनको बनने में हालांकि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप लगाएं। तो इस तरीके से हमें एफोरेस्टेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन सिचुएशंस को बहुत सीरियस लेके चलना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम उनको संभाल के रखेंगे, अमेंड करके रखेंगे, तो वो चीज़ें ध्यान, मतलब वो चीज़ें रहेंगी, अदरवाइज वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिल पाएंगी। इसलिए हमें इन चीज़ों का ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए। चैप्टर फर्स्ट आपका फिनिश हो गया है। अब आपके पास एक्सरसाइज है। वैसे तो एक्सरसाइज मैंने आपको फिल करके दे दी है, लेकिन आपको पहले इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं कुछ टॉपिक, तो आप उसको 2 बार 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज को आप खुद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप PDF में से मैच कर सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से प्रॉपरली रीड आउट कीजिए, और अपनी नोटबुक में आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज विद क्विक रिवीजन एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। एंड जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, वो पॉइंट्स मिनिमम आपको 10 पॉइंट्स अपनी मर्जी से लिखने हैं, कोई भी, जिससे आप उन रिसोर्सेज को संभाल के रख सकते हो या उनको ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आपके नेक्स्ट पेज पे है
क्वेश्चन आंसर, मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं एक्सप्लेन किया है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी, बट तब तक आपको डी और ई दोनों पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ढूंढने हैं इस चैप्टर के अंदर और अपनी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इवनिंग में हमारा सेशन होगा, डाउट सेशन 5 to 6। उस टाइम पे जो भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और उस टाइम पे मैं आपको इन डी और ई के आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू।